हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के वीडियो टॉपिक में। और आज जो हम जिस वीडियो पे बात करने वाले हैं आज के वीडियो टॉपिक में, ये जो हमारा वीडियो टॉपिक होने वाला है, ये मनोरोग विज्ञान, जिसको हम साइकोपैथोलॉजी बोलते हैं, इसके मनोवैज्ञानिक मॉडल के बारे में बात करेंगे। यानी साइकोलॉजिकल मॉडल्स ऑफ साइकोपैथोलॉजी, और इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हो सकता है वीडियो ये थोड़ा बड़ा सा हो जाए, क्योंकि हम जितने भी इसके टॉपिक्स हैं कोशिश करेंगे, कई सारे मॉडल आते हैं, वो एक ही वीडियो में हम कवर करें। तो उम्मीद है कि आप इसको लास्ट तक देखेंगे, और हमारी कोशिश होगी कि हम उन चीज़ों को बेहतरीन तरीके से पहुंचा पाए जो खास करके नेट या फिर जो मास्टर्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है। तो जो मनोरोग विज्ञान है और इसके जो मनोवैज्ञानिक मॉडल है, अभी तो हालांकि 2013 में DSM-5, यानी जिसको हम डायग्नोस्टिक एंड जो एस्थेटिकल जो मैनुअल है, ये मैनुअल ऑफ डिजॉर्डर है, ये 2013 में पाँचवा इसका संस्करण आ चुका है। लेकिन हम अभी 4 के ही बारे में बात करेंगे, क्योंकि पाँचवें के समय में अभी कई सारे संशोधन होने बाकी है, और जब तक इसका पुनः मुद्रण नहीं हो जाता तब तक उसको किसी किसी कोई भी जो यूनिवर्सिटी है अभी तक अपने सिलेबस में लेके नहीं आ पाई है, क्योंकि उसका जो अभी फंड्स वगैरह उसमें जो है वो पूरे तरह से क्लियर नहीं हुए हैं। तो फिर आइए, और जो फोर्थ है 1994 के आधार पे, और उसी के आधार पे हम बात करने वाले हैं। हालांकि मेरी कोशिश होगी कि मैं DSM-5 के भी जो वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक मॉडल है, साइकोलॉजिकल जो मॉडल है, उसको मैं लेके आऊँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल DSM-4 का ही हम जानेंगे। DSM-4 के आलोक में जो है मनोरोग विज्ञान अथवा जो असामान्यता या सामान्य व्यवहार की जो व्याख्या है, इस व्यवहार के लक्षण, कारण तथा उपचार के रूप में करने का प्रयास किया गया है। और इसके लिए जो है DSM-4 में जो जिन मॉडलों का उल्लेख किया गया है, वो जो मॉडल हैं वो आते हैं हमारे जैविक मॉडल, जिसको हम बायोलॉजिकल मॉडल बोलते हैं, या फिर मनोवैज्ञानिक मॉडल, जिसको हम साइकोलॉजिकल मॉडल बोलते हैं, व्यवहारवादी मॉडल, जिसको हम बिहेवियरिस्टिक्स मॉडल बोलते हैं, और संज्ञानात्मक मॉडल, जिसको कॉग्निटिव मॉडल बोला जाता है, और मानवता अस्तित्वात्मक जो मॉडल है, इसको हम ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल जो मॉडल बोलते हैं इसको। इसके बाद आ जाता है हमारा सामाजिक सांस्कृतिक मॉडल, जिसको हम सोशियो कल्चरल मॉडल बोलते हैं, प्रवृत्ति प्रतिबल मॉडल, जिसको हम डाइथेसिस एस्ट्रेस मॉडल के नाम से भी जानते हैं। और इन्हीं की जो हम व्याख्या करेंगे, ये जो है वन बाय वन करेंगे। इन सातों की व्याख्या, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि शर्ट से शर्ट बनाए, यानी जिन जो टॉपिक्स हैं उनमें उन सारी चीज़ों को ज़रूर कवर करें जो ज़रूरी है। और हमारी कोशिश जो खास करके ये रहेगी कि वीडियो टॉपिक हो सकता है ये आधे घंटे प्लस का भी हो सकता है आधे घंटे माइनस का भी हो, लेकिन मेरी जो सोच है ये है कि अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप वहाँ पे जवाब ज़रूर दे पाओ। तो आइए, और सबसे पहला जो हमारा मॉडल है जैविक मॉडल, इसके बारे में पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जैविक मॉडल क्या होता है। फिर हम मनोवैज्ञानिक मॉडल और भी कई सारे व्यवहारवादी संज्ञानात्मक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। जो जैविक मॉडल है, जैविक मॉडल इस अभिधारणा पर आधारित है कि यह सामान्यता तथा या फिर जो मनोरोगात्मक विकृति हैं, इसके दो आधार के स्रोत हैं, जिनको मस्तिष्कीय विकार एवं जैव रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। मस्तिष्क विकार मॉडल के अनुसार असामान्यता जो है एक ऐसा रोग है जिसका आधार मस्तिष्क रोग है। हॉलर तथा ग्रेसिंगसन ने जो है दावा किया कि मस्तिष्क में किसी प्रकार की प्रवृत्ति विकसित हो जाने के कारण व्यक्ति असामान्यता का शिकार बन जाता है। इसमें इन्होंने मानसिक विकृति अर्थात असामान्यता तथा मनोरोगात्मक व्यवहार को मस्तिष्कीय रोग के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन बाद में किए गए अध्ययनों से स्पष्ट हुआ कि मानसिक विकृति के और भी कई कारण हैं, जिसमें व्यवहार, आनुवंशिकी, जैव रासायनिक असंतुलन, जैव शारीरिक चिकित्सा आदि प्रमुख हो जाते हैं। पैकेल जो इन्होंने 1982 में अध्ययन किया कि विषाद के का जो विकास में जो है आनुवंशिकता का हाथ होता है।
इस मानसिक रोग से जो पीड़ित माता पिता के बच्चों में जो है इस रोग के विकसित होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। अध्ययनों से में यह देखा गया है कि जो माता पिता मद्यपान के शिकार होते हैं उनके बच्चों में भी इस विकृति के जो है विकसित होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। खास ये जो बात है खास करके ये जीन वाली जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो जाती है। जो लोग खास करके आज शराब पी रहे हैं उनके बच्चे भी 95% केसेज में शराब पीते हैं। ये तो है रियलिटी है। अध्ययनों में अभी देखा गया है जो माता पिता जो है मद्यपानता के यानी जो शिकार होते हैं उनमें भी तो ये मिलेगी। जुड़वा बच्चों पर किए गए अध्ययनों में भी असामान्यता तथा मनोरोगात्मक व्यवहार के विकास में आनुवंशिकता की वह सार्थक भूमिका देखी जाती है और करीब करीब ये 40% के आसपास होता है। जैविक मॉडल की अवधारणाओं का समर्थन मस्तिष्क में जैव रासायनिक असंतुलन की भूमिका के से संबंध अध्ययनों से भी होता है। अनुभाविक अध्ययनों से पता चलता है कि तीव्र प्रतिबल मस्तिष्कीय फूलन, तेज बुखार तथा तीव्र चिंता के कारण भी जैव रासायनिक असंतुलन उत्पन्न होता है, जिससे मानसिक विकृति मनोवैज्ञानिक मॉडल की ओर सर्वप्रथम संभावना उत्पन्न हो जाती है। इस संदर्भ में किए गए अध्ययनों से भी मानसिक विकृति अथवा जो है मनोरोगात्मक व्यवहार के विकास में मस्तिष्कीय जो है जैविक का रासायनिक असंतुलन की भूमिका प्रमाणित होती है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी जो है ना ये व्यवहार जो मॉडल ये सारी चीज़ों को व्याख्या करने में सक्षम नहीं है। इसकी भी जो है कुछ सीमाएं हैं और सीमाएं या फिर हम इसको गुण दोष भी बोल सकते हैं। तो भाई और इसके थोड़े से दोष भी जरूर हम जानना चाहेंगे। पहला नंबर है इस मॉडल में जो वृत्तीय तर्कणा का दोष पाया जाता है। कारण जो है इस मॉडल में एक चीज़ को एक और कारण तथा दूसरी ओर लक्षण मान लिया जाता है जो कि भ्रामक हो जाता है। इसके बाद दूसरा है इस मॉडल में आत्मनिष्ठता का दोष पाया जाता है। कारण रोगी में के लक्षण का प्रत्यक्षण या व्याख्या करते समय निरीक्षक अपने व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होकर किसी लक्षण की व्याख्या कर सकता है। तीसरा है इस मॉडल में आनुवंशिकता को मानसिक रोग या मानसिक व्यवहार के का जो है मुख्य कारण माना गया है, जो कि होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल के समय में ऐसी ऐसी बीमारियां हो रही है जो माता पिता में नहीं पाए जाते हैं लेकिन फिर भी एक उनके बच्चे में पाया जाता है ये जो बीमारी है। तो इस प्रकार जो है हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि सारी चीज़ों की कसौटी में जैविक मॉडल नहीं उतर पाता है। दूसरा है हमारा मनोवैज्ञानिक मॉडल। असामान्यता या असमान व्यवहार अथवा जो मनोरोगात्मक व्यवहार के मनोवैज्ञानिक मॉडल की सर्वप्रथम जो है सिगमंड फ्रायड ने जो है ध्यान दिया था। उन्होंने बताया कि असामान्यता का आधार जैविक कारक अथवा आनुवंशिकता नहीं है बल्कि मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं। उनके अनुसार जो है मानसिक विकृति या असामान्यता का मौलिक आधार है मानसिक संघर्ष। इस संदर्भ में उन्होंने मन के दो पक्षों का उल्लेख किया जिन्हें आकारात्मक पक्ष अथवा गत्यात्मक पक्ष भी हम कहते हैं। फ्रायड के अनुसार मन के 3 आकारात्मक पक्ष हैं जिनमें चेतन, अर्धचेतन तथा अचेतन जिसे कहा जाता है। इस तरह गत्यात्मक पक्ष के भी 3 प्रकार हैं जिन्हें ईड, ईगो और सुपर ईगो कहते हैं। चेतन की इच्छाओं से व्यक्ति अवगत रहता है परंतु अचेतन इच्छाओं से वह अवगत नहीं रहता है। अर्धचेतन की इच्छाओं से व्यक्ति प्रयास के आधार पर अवगत हो जाता है। फ्रायड के अनुसार अचेतन इच्छाओं से उत्पन्न मानसिक द्वंद्वों के कारण ही मानसिक विकृति उत्पन्न होती है। इस द्वंद्व की उत्पत्ति में गत्यात्मक पक्ष का हाथ होता है। इग में परस्पर विरोधी जो है मूल प्रवृत्तियाँ होती है जिन्हें जीवन मूल प्रवृत्ति तथा मृत्यु मूल प्रवृत्ति कहते हैं। जीवन मूल प्रवृत्ति को सकारात्मक एवं रचनात्मक क्रिया के लिए बाध्य करती है जबकि मृत्यु मूल प्रवृत्ति व्यक्ति को विध्वंसात्मक या ध्वंसात्मक क्रिया के लिए बाध्य करता है, अतः यह सुख के नियम पर कार्यरत करता है। ठीक इसके विपरीत सुपर ईगो जो नैतिकता के नियम पर कार्य करता है। इन दोनों के बीच ईगो होता है जो वास्तविकता के नियम पर काम करता है। यदि बाह्य अनुकूल होती है तो ईड की इच्छाओं की संतुष्टि में सहायक होता है और जब परिस्थिति प्रतिकूल होती है तो वह सुपर ईगो का समर्थन करता है, यानी दोनों में समन्वय बना के ये रखता है। फ्रायड के अनुसार मानसिक विकृति या जो असामान्य व्यवहार के मूल आधार जो है ईगो की कमजोरी है। जो ईगो जब सबल होगा तो वह ईड और सुपर ईगो के बीच संबंध कायम करके द्वंद्व का समाधान कर लेता है, लेकिन जब ईगो कमजोर होगा तो ईगो तथा
सुपर ईगो के बीच जो है संतुलन स्थापित नहीं होता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति जो है मानसिक विकृति का शिकार बन जाता है। तो इसके भी जो है कुछ गुण भी हैं और कुछ दोष भी हैं। तो आइए और सबसे पहले इसके गुण देख लेते हैं। गुण, पहला नंबर है, यह मॉडल जो है सिद्धांत या दृष्टिकोण, सामान्यता, सामान्य व्यवहार तथा मनोरंगात्मक जो है व्यवहार की व्याख्या अहम की कमजोरी के आधार पर करती है, जो बहुत अंशों में सही है। आज भी मनोवैज्ञानिक इस विचार से सहमत हैं कि सामान्य स्थिति होने पर सबल अहम की शक्ति वाले व्यक्ति की अपेक्षा कमजोर अहम शक्ति वाला व्यक्ति अधिक तीव्र चिंता में पीड़ित हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप वह जो है असामान्यता का शिकार हो जाता है। इसके बाद दूसरा नंबर है, मनोवैज्ञानिक मॉडल या दृष्टिकोण के अनुसार मनोरोगात्मक व्यवहार का मूल आधार मानसिक द्वंद्व या संघर्ष है। मन के आकारात्मक पक्ष के जो है अंतर्गत चेतन, अचेतन तथा अचेतन का उल्लेख किया गया है। फ्रायड के अनुसार अनैतिक अथवा सामाजिक इच्छाओं की संतुष्टि सामान्य रूप से नहीं होने पर उसका चेतन जो है दमन अचेतन में हो जाता है। अचेतन के स्तर पर भी ऐसी इच्छाएं अपनी संतुष्टि के लिए प्रयत्नशील रहती है, फलस्वरूप मानसिक द्वंद्व उत्पन्न होता है, जिसके आधार पर जिसका समाधान मनोरंगात्मक व्यवहार के रूप में होता है। और फ्रायड का जो एक कथन है आज भी काफ़ी हद तक सही माना भी जाता है। इसके जो है कुछ दोष भी हैं। पहला नंबर है, इस मॉडल के दृष्टिकोण का अवगुण यह है कि इसमें कुछ ऐसे संपत्तियों का उल्लेख किया गया है जिसका निरीक्षण यह अध्ययन प्रत्यक्ष रूप से संभव नहीं है, जैसे चेतन, अहम शक्ति आदि, जो ऐसे संपत्तियां हैं जिनका प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन करना संभव नहीं है। इस मॉडल का एक अवगुण यह भी है कि इसमें व्यवहार किए गए अधिकांश संपत्तियां ऐसे हैं जिन पर प्रयोगात्मक अध्ययन करना प्रत्यक्ष रूप से असंभव है। तीसरा नंबर है, इस मॉडल या दृष्टिकोण के जो है सामाजिक कारकों के महत्व की उपेक्षा की गई है। चौथा है, व्यक्तित्व के संदर्भ में विकृत व्यक्तित्व विकास के आधार पर केवल यौन प्रणोदन की अनावश्यक बल दिया गया है और सामाजिक कारकों की उपेक्षा की गई है। खास करके जो फ्रायड ने किया था उसमें जो मैक्सिमम चीज़ें थी उसमें यौन की बात जरूर की गई, यानी सेक्सुअल रिलेशंस की बात जरूर की गई है। इसके बाद तीसरा है हमारा व्यवहारवादी मॉडल। याद रखिएगा, साथ में हम तीसरे नंबर पे यानी व्यवहारवादी मॉडल पे अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। व्यवहारवादी मॉडल के विकास में व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों का योगदान महत्वपूर्ण है। जेबी वाटसन को व्यवहारवाद का जनक माना जाता है, जिनका जन्म 1878 में हुआ था और मृत्यु जो है वही 1958 में हुआ था। तो करीब करीब 78 वर्ष जिए थे। लेकिन बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने व्यवहारवाद मॉडल का समर्थन किया या फिर उसके ऊपर काम किया, जिसमें पेलो थे, उसके बाद थॉर्कनाइट थे, स्किनर थे। इनका भी नाम जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। व्यवहारवादी मॉडल मुख्यतः 3 अवधारणाओं पर आधारित है। पहला है, किसी पुरस्कृत व्यवहार को पुनः दोहराने की प्रवृत्ति रखता है, इसलिए पुरस्कृत व्यवहार के पुनः दोहराए जाने की संभावना बनी रहती है, परंतु दंडित व्यवहार के दोहराए जाने की संभावना नहीं रहती है। दूसरा है, पर्यावरण तथा व्यवहार के बीच गहरा संबंध होता है। पर्यावरण के किसी विशेष पक्ष के सक्रिय होने पर व्यवहार प्रभावित होता है और अन्य पक्ष या पक्षों के सक्रिय होने पर व्यवहार प्रभावित नहीं होता है। तीसरा नंबर है, व्यवहार का मुख्य आधार प्रत्याशा या आशावाद है। इसकी जो है उपस्थिति में व्यवहार घटित होता है और इसकी अनुपस्थिति में व्यवहार घटित नहीं होता है। व्यवहारवादी मॉडल इस अवधारणा पर आधारित है कि असामान्य व्यवहार अथवा मनोरोगात्मक व्यवहार के मुख्य आधार क्लास्की अनुकूलन तथा समाधानात्मक अनुकूलन है। क्लास्की अनुकूलन को पेलो ने स्थापित किया, जिसमें कुत्ते की लार का गिरना घंटे बजने पे तो इसमें जो है फिक्स और अनफिक्स्ड जो प्रतिक्रिया कराई गई थी, यानी कुछ सेकंड के बाद जो है घंटी बजाना या फिर और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसको आप ग्रेजुएशन में बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलता है। क्लास्की अनुकूलन को जो पोलो ने स्थापित किया था, संज्ञानात्मक अनुकूलन को स्किनर ने
चिंता, भय, दुर्भीति आदि असामान्य व्यवहारों को व्यक्ति क्लासिकी अनुकूलन के माध्यम से सीख लेता है। यह भी ध्यान देना चाहिए कि क्लासिकी अनुकूलन के माध्यम से असामान्य व्यवहारों का उपचार भी किया जा सकता है। जैसे चिंता, विकृति, दुर्भीति आदि व्यवहार का जो है ये अनुकूलन के माध्यम से विलोपित किया जा सकता है। व्यवहार चिकित्सा के आकलन से भी यह बात प्रमाणित होती है। इसके बाद इसके कुछ गुण भी हैं और इसके कुछ सीमाएं भी हैं, तो आइए और इसको हम देख लेते हैं। गुण है, व्यवहारवादी मॉडल को वस्तुनिष्ठता में विशेषता पाई जाती है। व्यवहारवादी मॉडल में जो है वस्तुनिष्ठता की विशेषता पाई जाती है। इसके माध्यम से सामान्य व्यवहार की व्याख्या वस्तुनिष्ठ रूप से करना संभव है। दूसरा नंबर है व्यवहारवादी मॉडल के एक शोधपरक मॉडल है व्यवहारवादी मॉडल, कारण इसके आलोक में असामान्य व्यवहार तथा मनोव्यवहारात्मक व्यवहार के क्षेत्र में व्यापक रूप से शोध किए गए। तीसरा नंबर है यह मॉडल जो है एक गुण, इस मॉडल का गुण यह भी है कि इसके उपयोग से साधारण असामान्यता के साथ साथ गंभीर असमानता की व्याख्या भी संभव हो जाती है। चौथा है इस मॉडल का जो है उपचार मूल्य काफ़ी संतोषजनक है। इसके माध्यम से कई तरह के मानसिक रोगियों का उपचार संभव होता है, यानी ये बहुत ज़्यादा महंगा भी विधि नहीं है, जिसके चलते बहुत नई जगहों पे इसका इस्तेमाल किया भी जाता है। चौथा है संज्ञानात्मक मॉडल। संज्ञानात्मक मॉडल के विकास में कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने योगदान दिया है, जिसमें मुख्य रूप से बेंडूरा, एलिस और बेक का नाम आता है। संज्ञानात्मक मॉडल के अनुसार मनोव्यवहारात्मक व्यवहार तथा सामान्य व्यवहार के विकास में संज्ञानात्मक मूल्यांकन, स्व पुनर्बलन तथा सूचना संसाधन का हाथ होता है। संज्ञानात्मक मूल्यांकन का अर्थ है व्यक्ति किसी सूचना का आकलन किसी रूप में करता है। एक सूचना का मूल्यांकन या आकलन भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न रूपों में कर सकते हैं। यह धनात्मक मूल्यांकन भी हो सकता है और ऋणात्मक मूल्यांकन भी हो सकता है। ऐसे माना जा सकता है कि एक ही व्यक्ति एक व्यक्ति के लिए बुरा और एक व्यक्ति के लिए अच्छा हो सकता है। वाल्टर मिशल के अनुसार जो है व्यक्ति के संज्ञानात्मक मूल्यांकन पर कई संज्ञानात्मक कार्यों का प्रभाव पड़ता है, जिसे संज्ञानात्मकता क्षमता, कुछ संकेतन, मूल्य तथा योजना कहते हैं। संज्ञानात्मक क्षमता का तात्पर्य विगत, अधिगम, प्रशिक्षण, अनुभूति आदि से इस आलोक में व्यक्ति किसी घटना की व्याख्या करता है। कुछ संकेत का अर्थ जो है यह है कि व्यक्ति अपने प्रत्यक्षण के आधार पर अपनी अनुभूतियों का जो है श्रेणीकरण करता है। मूल्य का अर्थ है व्यक्ति अपनी अनुभूति की व्याख्या अपने व्यक्तिगत मूल्य के आधार पर करता है, अतः एक ही संज्ञान का मूल्य जो है अलग अलग हो सकता है। मूल्य का अर्थ यह है कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर विभिन्न घटनाओं एवं उद्देश्यों का मूल्य जो है ये निर्धारित करता है। इस तरह योजना का अर्थ यह होता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभवों के आलोक में कई सारी योजना को बनाता है और उसी के आलोक में व्यवहार करता है। और स्व पुनर्बलन का अर्थ हो जाता है स्व अनुमोदन, जिसको हम सेल्फ अप्रूवल बोलते हैं। जब व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कार्य का स्वतः अनुमोदन करता है तो उसे चिंता या तनाव महसूस नहीं होता है, और जब उसकी आलोचना करता है तो चिंता या तनाव महसूस होता है, जो असामान्य व्यवहार के विकास का जो है ये बाधा बन जाता है या फिर विकास का आधार, असामान्य व्यवहार के विकास का जो है ये कारण बन जाएगा, आधार बन जाएगा। इसी प्रकार सूचना संसाधन में अवधान, स्मृति तथा जो संगठनात्मक जो रचना होती है इसकी चर्चा की गई है और वो आगे हम देखेंगे। इसके कई सारे गुण हैं और कई सारे दोष भी हैं, उसको हमें पढ़ना होगा। लेकिन इसके आगे हम देख लेते हैं मानवतावादी अस्तित्ववात्मक जो है मॉडल, इसको ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल कहते हैं। तो और इसके बारे में ज़रूर हम जान लेंगे, क्योंकि वीडियो हमारा बड़ा होते जा रहा है, तो कोशिश है कि एक ही वीडियो में सारे टॉपिक्स को कवर करें। तो ऑलरेडी 20 मिनट के आसपास हम पहुंच चुके हैं, तो आइए और देख लेते हैं नेक्स्ट मानवतावादी अस्तित्वात्मक मॉडल। मानवतावादी अस्तित्वात्मक मॉडल की जो है दो अलग अलग मॉडलों पर आधारित है, जिससे हम मानवतावादी मॉडल तथा अस्तित्ववादी मॉडल मनोविज्ञान कहते हैं। मानवतावादी मनोविज्ञान मुख्य रूप से रोजर्स तथा मैस्लो के विचारों पर आधारित है, वहीं अस्तित्ववादी मनोविज्ञान मुख्यतः रोलो में फ्रैंक तथा आर.डी. लॉक के विचारों पर आधारित है। मानवतावादी मॉडल
जो है मानवतावादी अस्तित्वात्मक मॉडल की निम्नलिखित जो है अभिधारणाएं हैं। तो आइए और सबसे पहले इनकी जो है अभिधारणाएं देख लेते हैं, इसके बाद इनके गुण और अवगुण दोनों देख लेंगे। पहला अवधारणा यह है कि इस मॉडल के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अनोखा एवं अपूर्व होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति किसी उद्दीपन या प्रत्यक्षीकरण किसी उद्दीपक का जो है प्रत्यक्षीकरण अपने अपने ढंग से करेगा। एक ही चीज़ जो है एक व्यक्ति के लिए अच्छी और एक चीज़ के लिए व्यक्ति के लिए बुरी भी हो सकती है, किसी व्यक्ति के लिए उपयोगी और किसी व्यक्ति के लिए बेकार वो हो सकती है, तथा किसी विषय को अलग अलग ढंग से सीखता है। इस आधार पर यह मॉडल मनोविश्लेषणात्मक मॉडल तथा व्यवहारवादी मॉडल से स्पष्टता भिन्न है। दूसरा, यह मॉडल इस विश्वास पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति में निश्चित मानव शक्ति होती है जिसके अनुकूल उसका विकास संभव होता है। इस विकास में व्यक्ति की अपनी इच्छा की प्रधानता होती है। तीसरा, इस मॉडल के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में आत्मचेतना की विशेषता पाई जाती है। इसमें व्यक्ति स्वतंत्र रूप से उपलब्ध साधनों का उपयोग करके अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करता है। चौथा, इस मॉडल के अनुसार सामान्य व्यवहार तथा मनोरगात्मक व्यवहार की उत्पत्ति तब होती है जब व्यक्ति अपने आप को स्वीकार करने, अपने उत्तरदायित्व को निभाने और अपने लक्ष्यों को स्वीकार करने तथा अपेक्षित दायित्वों को निभाने में अक्षम होता है। इसके अब गुण भी देख लेते हैं मानवतावादी अस्तित्ववादी मॉडल के गुण। पहला है कि इस मॉडल का मौलिक गुण यह है कि इसके अनुसार असामान्यता तथा मनोरगात्मक व्यवहार के लिए व्यक्ति स्वतः उत्तरदायी होता है। जब व्यक्ति अपने स्व को उसी रूप में स्वीकार करने में विफल होता है तो वह असामान्यता या मानसिक रोग से पीड़ित हो जाता है। दूसरा है, यह मॉडल वास्तव में आशावाद पर बल देता है। इसके अनुसार एक ही परिस्थिति में एक आशावादी व्यक्ति सामान्य रूप से व्यवहार कर सकता है जबकि निराशावादी असामान्यता का शिकार बन जाता है। तीसरा, इस मॉडल का एक गुण यह भी है कि इसमें व्यक्तिगत अनुभूति के महत्व पर विशेष बल दिया जाता है। समान प्रतिकूल परिस्थिति होने पर भी जो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अनुभव के साथ स्थिर होता है वह असामान्यता से मुक्त होता है तथा जिस व्यक्ति में इस शील गुण का अभाव होता है वह असामान्यता का शिकार हो जाता है। अब इसके हम अवगुण भी देख लेते हैं और कोशिश रही फटाफट हम आगे बढ़ते जाएं। मानवतावादी अस्तित्ववादी मॉडल के अवगुण। पहला नंबर है, इस मॉडल का एक गंभीर अवगुण यह है कि इसमें असामान्य व्यवहार के विकास में पीड़ित व्यक्ति की तत्कालीन चेतन अनुभूति पर बल दिया जाता है या फिर दिया गया है। वास्तव में असामान्यता का विकास में जैविक कार्यों तथा पारिस्थितिजन्य कारकों का भी हाथ होता है जिसकी उपेक्षा इस मॉडल में की गई, यानी परिस्थिति और जैविक की उपेक्षा कर दी गई। दूसरा, इस मॉडल में असामान्य व्यवहार तथा मनोरोगात्मक विकृति की व्याख्या अवैज्ञानिक आधारों पर की गई है। इसमें कहा गया है निराशावादी दृष्टिकोण या सामान्यता का कारण है जो वस्तुतः मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही नहीं है। छठा नंबर हमारा जाता है सामाजिक सांस्कृतिक मॉडल और इसके बाद सातवां आएगा प्रवृत्ति प्रतिबल मॉडल। तो करीब करीब हम अंत पे ही हैं। सामाजिक सांस्कृतिक मॉडल। सामाजिक सांस्कृतिक मॉडल के अनुसार असामान्यता अथवा मनोरोगात्मक व्यवहार का आधार कई तरह के सामाजिक सांस्कृतिक कारक हैं, जैसे पारिवारिक विकृति हो गया, दोषपूर्ण प्राथमिक सामाजिकरण हो गया, गरीबी हो गया, सामाजिक विघटन हो गया, माता पिता की विकृत मनोविकृतियाँ हो गई इत्यादि। इन सामाजिक सांस्कृतिक कारकों की संक्षिप्त व्याख्या जो है वो भी हम करेंगे। पहला हो जाता है पारिवारिक विकृति। सामाजिक सांस्कृतिक मॉडल के अनुसार असामान्य व्यवहार का एक मुख्य कारण पारिवारिक विकृति है। विकृत परिवार का अर्थ वह परिवार है जिसके सदस्यों के बीच हमेशा द्वंद्व यानी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और अपने बच्चों के साथ समुचित व्यवहार करने में वो असमर्थ होते हैं। माता पिता के साथ उनका जो है संबंध वो बहुत बेकार होता है, वो तनाव में हमेशा रहते हैं। परिणामतः उनके बच्चे जो हैं असामान्यता के शिकार हो जाते हैं। दूसरा है दोषपूर्ण प्राथमिक सामाजिकरण। मनोरोगात्मक व्यवहार अर्थात असामान्य जो है व्यवहार के विकसित होने का एक मुख्य आधार दोषपूर्ण सामाजिक समाजीकरण
या यदि सच पूछा जाए कि बच्चों का स्वास्थ्य विकास का मौलिक आधार प्राथमिक समाजीकरण ही है। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन के अंतिम चरण तक चलता रहता है, लेकिन इसका जो है मुख्य पक्ष प्राथमिक समाजीकरण है, जिसके माध्यम से बच्चे अपने समाज के मूल्यों तथा अपनी सामाजिक भूमिका के बीच समाकलन स्थापित कर पाते हैं। यही समाकलन बालक के विकास की आधारशिला होती है। लेकिन समाज के मूल्यों तथा सामाजिक भूमिका के विघटन से ही असामान्यता या असामान्य व्यवहार मनोरगात्मक जो है व्यवहार का मूल स्रोत बन जाता है। इसके बाद है सामाजिक आर्थिक वंचन। असामान्य व्यवहार अथवा जो है मानसिक विकृति का जो है विकास एक आधार सामाजिक आर्थिक वंचन भी है। कई अध्ययनों से पता चला है कि सामाजिक आर्थिक स्थिति के निम्न होने की स्थिति स्नायु विकृतियों तथा मनोविकृतियों के विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। अचानक विघटनकारी आर्थिक परिवर्तन की स्थिति में तीव्र प्रतिबल के कारण व्यक्ति स्नायु विकृति या मनोविकृति का शिकार हो जाता है। चौथा है सामाजिक विघटन। सामाजिक विघटन मनोरोगात्मक विकृति का एक सामाजिक कारण या कारक सामाजिक विघटन है। जैसे एक सामाजिक अथवा सांस्कृतिक स्तर पर विघटन होने लगता है तो समाज के लोग मनोरोगात्मक विकृति के शिकार होने लगते हैं। इसी प्रकार सांस्कृतिक स्तर पर विघटन के परिणाम स्वरूप उस संस्कृति में रहने वाले नाना प्रकार के मानसिक विकृतियों से पीड़ित हो जाते हैं। पांचवा है गतिशीलता एवं प्रवासन, जिसको हम मोबिलिटी एंड माइग्रेशन भी बोलते हैं। असामान्यता के विकास में गतिशीलता तथा प्रवासन का भी हाथ होता है। सामाजिक विघटन के कारण लोगों में गतिशीलता बढ़ जाती है और लोग अपने मूल स्थान को छोड़कर नए स्थानों पर जा बसते हैं, जहां उनमें सामाजिक कुछ समायोजन के लक्षण सहज ही विकसित हो जाते हैं। तो ये था हमारा सामाजिक सांस्कृतिक मॉडल। और अंत में आता है हमारा प्रवृत्ति प्रतिबल मॉडल, जिसको हम डाइथेसिस स्ट्रेस मॉडल भी बोलते हैं। तो आइए और उसको देख लेते हैं, और आई थिंक इसके बाद हम फाइनलाइजेशन में घुस जाएंगे। इसके भी जो है इस प्रस्तुत मॉडल जो है दो पक्षों से संबंध है, जिन्हें प्रवृत्ति तथा प्रतिबल कहा जाता है। प्रवृत्ति या डाइथेसिस का अर्थ हो जाता है किसी मानसिक रोग या मनोरोगात्मक विकृति के विकास के प्रति पूर्ववृत्ति। इसी प्रकार प्रतिबल का अर्थ है अपने व्यक्तिगत साधनों से अधिक मांगों की प्रवृत्ति। प्रवृत्ति प्रतिबल वस्तुतः जैविक मॉडल, मनोवैज्ञानिक मॉडल अथवा सामाजिक सांस्कृतिक मॉडल की तरह कोई मॉडल नहीं है, बल्कि जो जैविक, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक कारकों के संकलन से उत्पन्न एक ऐसी मानसिक स्थिति है, जैसे ऐसा संकलन जो मानसिक विकृति या मनोरोगात्मक व्यवहार के प्रति व्यक्ति में प्रवणता उत्पन्न कर देता है। इस प्रवणता, जिसको हम प्रीडिस्पोजिशन बोलते हैं, की स्थिति में यदि व्यक्ति ऐसे प्रतिबल से पीड़ित हो जाता है तो वो जो है उसके नियंत्रण से बाहर होता है, तो ऐसी स्थिति में वो मानसिक विकृति से पीड़ित हो जाता है। इस मॉडल के अनुसार मानसिक विकृति या मानसिक रोग के विकास में व्यक्ति में पहले से मौजूद किसी असामान्य व्यवहार या मानसिक विकृति की प्रवृत्ति होती है, जो किसी तनावपूर्ण स्थिति के घटित होने पर विकसित हो जाती है। और इसका अर्थ यह हुआ कि जब तक व्यक्ति प्रतिबल से सुरक्षित रहता है तब तक मानसिक विकृति की प्रवृत्तियां नियंत्रित रहती है। जैसे ही व्यक्ति प्रतिबल के सामने होता है तो यह प्रवृत्ति मानसिक रोग अथवा जो है असामान्य व्यवहार के रूप में फूट पड़ती है। परिवार में पत्नी या पति की जो है मृत्यु हो जाना, कोई खतरनाक दुर्घटना से ग्रसित हो जाना आदि से उत्पन्न प्रतिबल की स्थिति सामान्य, असामान्यता या मानसिक रोग के प्रति पूर्ववर्ती के नियंत्रण को तोड़ते हुए मानसिक रोग या सामान्य व्यवहार से पीड़ित हो जाता है। इस प्रकार से जो है यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रवृत्ति प्रतिबल मॉडल जो है यह सामान्य मनोरोगात्मक व्यवहार तथा मानसिक विकृति के विकास में डायथेसिस तथा प्रतिबल को जो है पूर्ववर्ती कारक माना गया है। इसके बाद मनोविदालता वगैरह जो आएंगे ये भी प्रवृत्ति प्रतिबल मॉडल के ही रीजन बनेंगे। तो ये था हमारा रोग विज्ञान यानी जो साइकोपैथोलॉजी है, इसके मनोवैज्ञानिक मॉडल यानी साइकोलॉजिकल मॉडल। और उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा।
वीडियो थोड़ा बड़ा तो ज़रूर हो गया है, लेकिन आई थिंक आपके जो बड़े से बड़े क्वेश्चन होंगे वो सारे यहीं से कवर हो जाएंगे। कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने इससे मिल के बनाया है और अभी बना भी रहे हैं, इस पे काम कर भी रहे हैं, तो उम्मीद है आपको समझ में ज़रूर आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और